ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि ग्रेटर विक्टोरिया में आधे से भी ज्यादा लोग ब्रिटिश कोलंबिया से नहीं है। तो ये कहाँ से है, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और एक रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि कैनेडियन स्कूल्स में 2050 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ सेक्सुअल असोल्ट की एलिगेशंस लगाई गई है, आरोप लगाई गई है। और ओंटारियो में यूनियंस एक साथ मिलके शुक्रवार को जो वहाँ पे कंजर्वेटिव सरकार है और फोर्ट्स प्रीमिया जो है उनके खिलाफ वे हड़ताल करने जा रहे हैं। और ये बताया जाता है कि ये यूनियंस के लिए एक क्रॉस रोड्स है। गौरव जी, ये बहुत ही बड़ी हड़ताल होगी, सारे प्रोविंस की ये हड़ताल होगी। ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार के हॉस्पिटल से लोगों को निकालने की जो डाटा है वो ना देने से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि क्या ब्रिटिश कोलंबिया सरकार कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं करते हैं। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में गौरव जी, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रणवीर सिंह को जो फीफा वर्ल्ड कप जो इसी महीने 20 तारीख को कटार में होने जा रहा है, उनको इंडिया का एम्बेसडर बनाकर एम्बेसडर के रूप में उन्हें वहाँ इनवाइट किया गया है गौरव जी। और कई लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं गौरव जी कि सारे मेट्रो वैंकूवर में तो फायरवर्क्स की बैन थी, फिर भी क्यों हेलोवीन की रात 3-4 बजे सुबह तक फायरवर्क्स होती रही और कई लोग सो नहीं पाए गौरव जी। और कई रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। BCMLAs द्वारा एक इंक्वायरी की गई थी, हियरिंग की गई थी ओवरडोज और ड्रग टॉक्सिसिटी के बारे में। और उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कई रिकमेंडेशंस दिए हैं। क्या सरकार ये रिकमेंडेशंस को अपनाएंगे या नहीं, ये देखना, ये जानना है। और भूतपूर्व सरी के मेयर डग मैककलम की क्रिमिनल ट्रायल अभी भी जारी है गौरव जी। और सरी RCMP ने कोर्ट को यह बतलाया कि उनकी एक 7 मेंबर के टीम ने मैककलम की जो केस थी उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। न्यू वेस्ट के जो नए मेयर इलेक्ट किए गए हैं उन्होंने कहा है कि पटुलो ब्रिज के 6 लेन का नया ब्रिज बनाने के बारे में सोचना अभी भी बहुत जल्द है। सरी के टीचर्स ने ये मांग की है कि और ज्यादा स्टाफ और स्पेशलिस्ट उनको दिया जाए, क्योंकि उनकी जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इम्पॉसिबल है गौरव जी। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि जो फार्मर्स हैं यहाँ, डेयरी फार्मर्स हैं, उनको 2.2% मिल्क के लिए और मिलेगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन गौरव जी, इसका मतलब ये होगा कि लोगों को दूध के लिए और पैसे भरने पड़ेंगे। फेडरल सरकार की ये योजना है कि 2025 से, यानी कि अभी से 3 साल के बाद, हर साल वे 500,000 नए इमिग्रेंट्स कनाडा में आने का मौका उन्हें देंगे। और वे ये कैसे करेंगे, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कई ATMs गौरव जी लॉक्ड रहेंगे अब रात को। हमें ये कन्वीनियंस थी कि जब भी हम चाहे 12 बजे रात के 2 बजे सुबह ATM मशीन में जाकर पैसे निकाल सकते थे। लेकिन कई बैंक्स अब अपने जो ATMs की लॉबी है वो रात को 8 बजे के बाद लॉक कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओंटारियो सरकार की नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज का इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ये कहा है इस क्लॉज को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे नैन्सी पेलोसी के हस्बैंड पर अटैक हुआ था। अभी बात सामने आ रही है कि वो जो हमलावर था वो इल्लीगली रह रहा था अमेरिका में। हाँ जी, कई कैनेडियंस ऐसे इलीगली रह रहे हैं अमेरिका में, लेकिन वो इस तरह के क्राइम नहीं करते जैसे इस बंदे ने किया है। ये जैसे कि मैंने पहले कहा, ये पाउल रिवा से पे इनकी पैदाइश हुई, यहाँ पर ही बड़े हुए और शायद 20 साल की उम्र के हुए थे जब वे
कनाडा छोड़ के कैलिफोर्निया गए, ब्रिटिश कोलंबिया छोड़ के कैलिफोर्निया गए। वहाँ पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी उससे मिलने के लिए, और जब वे वहाँ पर गए तो उसके बाद वे वापस आए नहीं। उनको 6 महीने का वीज़ा दिया गया था, जैसे हम सबको मिलता है जब हम अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं गौरव जी। उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, कोई 20 साल हुए उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आए। गैर कानूनी से वे वहाँ पर रह रहे हैं गौरव जी, और अब वहाँ के जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, एक्सट्रीमिस्ट है, उनके साथ मिल गए, वो ऐसा रिपोर्ट्स में बतलाया जाता है। और वे वहाँ पर अब नैन्सी पेलोसी की हस्बैंड 80 वर्षीय हस्बैंड के ऊपर उन्होंने एक हेमा से हमला किया है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार की। गौरव जी, वो और सीरियस भी हो सकता था अगर पुलिस वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचता, और नैन्सी पेलोसी के हस्बैंड ने बहुत चालाकी से, जब ये आदमी अंदर आ गया, उसका सामना उन्होंने किया, उससे बात कर रहा था, लेकिन अपने हाथ से उन्होंने उसके फ़ोन था उसके हाथ में, उन्होंने डायल कर दिया बिना फ़ोन को देखे ही, और इस आदमी को पता ही नहीं चला कि फ़ोन डायल हो गया 911 का। 911 का जो डिस्पैचर थी, वो सुन रही थी कि क्या हो रहा है, तो उन्हें पता चला बातचीत से, जब वो आदमी चिल्ला रहा था कि नैन्सी पेलोसी कहाँ है? नैन्सी पेलोसी कहाँ है? और उसमें वाद-विवाद हो रहा था, तो वो जान गई कि कोई इंट्रूडर या चोर घर के अंदर आया, और पुलिस को वहाँ पर उन्होंने भेज दिया। पुलिस वहाँ पर पहुँचे गौरव जी, सैन फ्रांसिस्को की पुलिस वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने ये पाया कि वो आदमी हेमा लेकर नैन्सी पेलोसी के हस्बैंड के ऊपर अटैक कर रहा है, और उनसे चिल्ला-चिल्ला कर पूछ रहा है, "नैन्सी कहाँ पर है? नैन्सी कहाँ पर?" उसी समय उसे गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ अटेम्प्टेड किडनैपिंग और असॉल्ट की चार्जेस लगाए गए हैं, ब्रेक एंड एंटर की चार्जेस लगाए गए हैं गौरव जी। वो कैनेडियन है, इल्लीगली अमेरिका में रह रहा है अब, लेकिन उसको ये पता चलेगा कि अगर वो गिल्टी पाए गए, तो कनाडा, अमेरिका के कानून के बीच में कितना फ़र्क है। क्योंकि ऐसे कोई हरकत करने के लिए अगर आप गिल्टी पाए जाएँगे, तो अमेरिका में आपको कम से कम 40 वर्ष की जेल की सज़ा होगी। कनाडा में तो शायद 4 महीने की जेल की सज़ा होती है, लेकिन अमेरिका में 40 इयर्स की जेल की सज़ा होगी। ये केस अभी भी चल रही है। ऐसा बतलाया जाता है, एक बार ये अगर अपनी सज़ा काट लेंगे, तो उन्हें वापस कनाडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जी, उमेंद्रा जी, हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, तेल कंपनियाँ चाहे वो कहीं भी हों, उनको बहुत बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। अभी सऊदी अरामेको के बारे में पढ़ रहा हूँ, 36.8 बिलियन का प्रॉफ़िट, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। गौरव जी, ये जो पैंडेमिक आया उसके बाद जो ये माहौल है, जो सिचुएशन है, उस दौरान सभी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ग्रोसरी इंडस्ट्रीज हो गौरव जी, चाहे वो गैस या पेट्रोल की इंडस्ट्रीज हो, सभी लोगों से फायदा उठाने के कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा गैस की प्राइस बढ़ा रहे हैं। और हमारी जो सरकार है वो इस बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि फ्री एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर जो भी होता है, सप्लाई एंड डिमांड, उसकी वही होता है, सरकार को कोई कानून नहीं लाना चाहिए। लेकिन और कई जो देश होते हैं गौरव जी, वहाँ पर प्राइस कंट्रोल होता है, प्राइस कंट्रोल बोर्ड होता है, दाम को बढ़ने नहीं देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और आपने कहा 36.8 बिलियन डॉलर्स, लेकिन गौरव जी, ये 36.8 बिलियन डॉलर्स नहीं, उसका दुगना है। ये 36.8 बिलियन पाउंड्स है, ब्रिटिश पाउंड्स है। तो ये अगर आप देखो तो ये लगभग शायद ऑलमोस्ट 60 मिलियन, माफ करना, 60 बिलियन डॉलर्स प्रॉफिट ही। ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं गौरव जी, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये गैस की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरामको जो है गौरव जी, वो सऊदी अरेबिया का और अमेरिका का एक जॉइंट कंपनी है, और इतना ज्यादा पैसे ये बना रहे हैं गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि ये सऊदी अरामको जो है, जिसको अरामको भी कहा जाता है, कि उन्होंने 36.8 बिलियन पाउंड्स, जो कि माफ करना मैंने 60 कहा, लेकिन ये 42.4 बिलियन डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स है, थेट कोटा की ट्रेडिंग में। ये केवल थेट कोटा, एक कोटा की गौरव जी, 4 महीने की इनकी इतनी ज्यादा प्रॉफिट है। और ऑयल एंड गैस, जो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि ये इनकी सेकंड हाईएस्ट एवर अर्निंग्स है। इतना ज्यादा इन्होंने प्रॉफिट पहले ही एक बार शायद बनाया होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो ये अर्निंग्स है, वो पहले उनकी जो रिकॉर्ड थी वो 48 बिलियन डॉलर्स थी। अप्रैल और जून इसी साल में गौरव जी, अप्रैल मई जून में उनकी 48 बिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट थी। और उसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर की उनकी प्रॉफिट जो है, ये 42.4 बिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट है। ये बहुत ही ज्यादा रकम है गौरव जी। मेरे ख्याल से जो यहाँ के सरकार है, इनको कुछ करना चाहिए इस बारे में। जो
कैनेडियन सरकार वो तो कुछ कह ही नहीं रही है। जस्टिन ट्रूडो भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है। एनडीपी की सरकार यहाँ जो है बीसी में वो भी कुछ कंट्रोल लाने से इनकार कर रही है। लेकिन आप निराश मत होइए क्योंकि अमेरिका के प्रधान जो है जो बाइडेन उन्होंने इन कंपनियों को ये धमकी दी है कि अगर आप इतना ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, तो हम आपके ऊपर एक नया टैक्स लगाएँगे विंडफॉल टैक्स। और ये इस तरह से उनका कहना है कि आप इस तरह से लोगों से फ़ायदा मत उठाइए, प्राइस गोuging मत कीजिए। प्राइस गोuging का मतलब ये है कि जितना आप मुनाफ़ा बना रहे हैं उससे भी दुगना-तिगना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफ़िट बना रहे हैं। और जो बाइडेन का कहना है कि अगर ऑयल कंपनीज़ ने ऐसा किया, करते रहे, तो वे एक कानून लाएँगे जिसके नीचे वे विंडफॉल जितना उनका प्रॉफ़िट है, वो सभी प्रॉफ़िट वो टैक्स में काट लेंगे। जी। उमेंद्र जी, 2 खबरों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। आपने भी बताया और कल भी न्यूज़ में था कि शान फ्रेज़र इमिग्रेशन मंत्री कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को 2025 तक हर साल कनाडा में बुलाया जाएगा। तो उनकी योजनाबंदी तो है, इसमें भी कई बातें इतना बड़ा बैकलॉग पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप इनको बुलाओ और उनसे सस्ते काम करवाओ। और जी इमिग्रेंट्स हमेशा यही फेस करते हैं। ये जो भी कोई इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं शुरुआत में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ या कोई और यहाँ पे इमिग्रेंट्स होते हैं, जब वे नए-नए आते हैं यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं, तो लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं ज़रूर, ये सही बात है। चाहे वो उनके काम करने के समय उनको पूरी तरह से कानून मालूम नहीं होता तो उनसे लंबे घंटे तक काम कराते हैं गौरव जी, या उनको कम पैसे देते हैं। और ये नहीं केवल कि इमिग्रेंट से ही वो फ़ायदे उठाते हैं, वे और लोगों से भी फ़ायदे उठाते हैं। वो इसलिए क्योंकि गौरव जी जो नए इमिग्रेंट्स होते हैं उनके पास शायद नौकरी नहीं होती उसी समय, उनको वे डेस्परेट होते हैं, नौकरी की उनकी ज़रूरत होती है और वे चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए और उनकी क्वालिफ़िकेशन भी शायद वो बाहर की क्वालिफ़िकेशन हो, कनाडा की क्वालिफ़िकेशन ना हो, तो उनकी भी थोड़ी कमज़ोरी होती है। वो शायद सही तरह से अंग्रेज़ी या फ्रेंच नहीं बोल पाते हैं, यहाँ पे सेटल नहीं हो पाते हैं सही तरह से, उनको समय लगता है। तो ये नहीं कि वो जब आएँ उसी दिन उनको नौकरी एकदम अच्छी तरह से मिल जाए, सभी कुछ वैसे ही मिले जैसे कि यहाँ के कैनेडियंस को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। उनके साथ ये हो रहा है, लेकिन इसको कैसे रोका जाए गौरव जी, ये बहुत ही मुश्किल बात है। और जो स्टूडेंट्स हैं हाँ, वो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है उनके ऊपर कि आप अगर काम नहीं करना चाहे तो आप काम मत करो। सरकार ने उनको सरकार की ये कानून है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हैं तो हफ्ते में आप 20 घंटे यानी कि 40 घंटे की जगह 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। अब सरकार ने ये भी रूल हटा दिया, आप जितना काम करना चाहें कर सकते हो। लेकिन अगर स्टूडेंट होने के नाते लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की फ़ायदा उठाया जा रहा है। केवल मैं कहूँगा केवल स्टूडेंट्स की ही नहीं, सभी इमिग्रेंट्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इसको कैसे रोका जाए ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो शायद जो कंपनी वाले वो ये कहेंगे चलो ठीक है हम स्टूडेंट्स को हायर ही नहीं करेंगे। हम तो कैनेडियंस को हायर करना चाहेंगे। लेकिन अब क्योंकि ये हमें दूसरे स्टोरी पे ले जाता है क्योंकि इतनी शॉर्टेज है यहाँ पर लेबर की गौरव जी, तो अब चाहे वो स्टूडेंट्स हो और चाहे वो न्यू इमिग्रेंट्स हो, चाहे वो न्यू वर्कर्स हो, उनको पूरी तरह से अब उनकी हक शायद उनकी वो पास हो जाएगी कि अगर उन्हें लोग हायर करना चाहें और ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, तो वो ये कह सकते हैं कि नहीं मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, मैं कहीं और जाकर काम करूँगा। अब ऐसे गौरव जी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है, इस तरह से स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और लेकिन स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए वो स्टूडेंट्स हैं, वो एक खुद पढ़े-लिखे हैं, उनको जानना चाहिए यहाँ के कानून क्या है। और वो ये कह सकते हैं कि नहीं अगर आप मुझे $15 मिनिमम वेज जो है उसकी जगह अगर आप मुझे $8 दे रहे हो घंटे का मैं आपका काम नहीं करूँगा, वो कह सकते हैं गौरव जी। और या वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री फॉर लेबर है प्रोविंशियल बीसी में उसके साथ या फेडरल मिनिस्ट्री के साथ वे कंप्लेन कर सकते हैं या इवन फेडरल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ वो शिकायत कर सकते हैं कि इस कंपनी ने मुझसे काम कराया मुझे पूरी तरह से पैसे नहीं दिए। और गौरव जी ये केवल ये इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, आम लोगों के साथ भी यहाँ पर होता है कि लोग शायद जो कंपनी मालिक है, वो ये सही तरह से लोगों को पैसे नहीं देते और मेरे ख्याल में शायद कई कंपनियाँ ऐसे हैं जो पैंडेमिक के दौरान सरकार से उन्होंने पूरा पैसे लिए कि
पेंडेमिक के जो बेनिफिट्स थे, लेकिन अपने कर्मचारियों को उन्होंने पैसे नहीं दिए, ये कहते हुए कि अभी हमारे पास पैसे कम है। जी, उमेंद्रा जी आप के साथ-साथ में आपने ये सवाल उठाया था कि 500,000 इमिग्रेंट्स को सरकार यहाँ लाने जा रही है। और ये तो सरकार की प्लान है, जो हमारे मिनिस्टर हैं फ्रेज़ा, उनकी प्लान है इमिग्रेशन मिनिस्टर की कि 2025 से वे 500,000 लोगों को सालाना यहाँ लाएँगे। तो इतनी इसमें ये केवल कनाडा ये नहीं करना चाहता, और सभी जो वेस्टर्न देश है, वो भी यही करना चाहते हैं गौरव जी। उनको भी इमिग्रेंट्स की लैबा की ज़रूरत है। और अभी गौरव जी, यहाँ पर हमें मेरे ख्याल से जो हमारी कनाडा है, वे 250,000 से भी ज़्यादा लोगों को सालाना लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल गौरव जी 405,000 नए इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए, और अगले आने वाले साल में 465,000 लोग शायद यहाँ पर आएँगे, और 2025 में 500,000 लोग यहाँ पर सालाना नए इमिग्रेंट्स आएँगे। तो अभी से ही हमारा जो नंबर है ऑलरेडी 405,000 है, 465,000 है ऑलरेडी गौरव जी भैया। तो ये इसको 500,000 करना, बढ़ाना बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन क्या इतने लोग हम मिल पाएँगे या नहीं? सवाल ये है गौरव। जी, उमेंद्रा जी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पियर पोलिएव के बीच काफी तलखी चल रही है। अभी मेरे ख्याल में कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कि अराइव कैन ऐप को लेकर पूरी तरह से ऑडिट किया जाए और वो इसकी पूरी तैयारियां भी कर रहे हैं। हाँ जी, गौरव जी, जो हमारे सरकार है, लिबरल सरकार, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो ऑपोज़िशन पार्टीज़ चाहे तो, और अगर एनडीपी उनको सपोर्ट करे तो वे सरकार के खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहे ले सकते हैं। और गौरव जी, एक समस्या ये थी कि अराइव कैन जो सरकार ने स्थापित की थी पेंडेमिक के दौरान, सभी को अराइव कैन कंप्लीट करना पड़ता था देश में अंदर आने के लिए, चाहे वो 2-3 महीना के लिए, 1-2 साल के लिए बाहर थे, या वे केवल कुछ घंटों के लिए बाहर शॉपिंग करने के लिए ब्लेन गए हुए थे क्रॉस द बॉर्डर, और जब वे वापस आ रहे हैं, तो उनको अराइव कैन कंप्लीट करना पड़ता था। लेकिन ये आरोप लगाया जाता है कि इस अराइव कैन के जो ये ऐप बनाने में कई लोगों ने फ़ायदा उठाया है, और जो हमारे ऑपोज़िशन है कंज़र्वेटिव पार्टी, वो ये चाहती है गौरव जी कि इस बारे में एक इंक्वायरी की जाए। ऐसा बताया जाता है कि ये अराइव कैन की जो ये ऐप है जो बनाने में, इसमें तो केवल शायद गौरव जी 1-2 हज़ार डॉलर्स में ये बन सकता था। ये कहा जाता है, ये असलियत है या नहीं है हम नहीं जानते। ये कहा जाता है कि कुछ हज़ार डॉलर्स में ही ये ऐप बन जाता। लेकिन सरकार ने कई मिलियन डॉलर्स इस पे खर्च किए, कि एक रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि सरकार ने शायद 26 मिलियन डॉलर्स खर्च किए इस ऐप को बनाने में, और इस ऐप को बनाकर इस ऐप को बनाकर इंस्टॉल करने में गौरव जी। इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहती है कि इस बारे में भी एक इंक्वायरी की जाए कि असलियत में हुआ क्या? क्या असलियत में सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए? क्या सरकार के या कोई पॉलिटिकल दोस्त थे जिनको ये ऐप बनाने का मौका दिया गया, और उनको इतना ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिया गया, जबकि ये केवल कुछ हज़ारों में बन जाता गौरव जी। इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी जो है इस बारे में एक इंक्वायरी करनी चाहती है, एक बैठक करनी चाहती है, जिस तरह से भी माफ़ करना, फ्रीडम कॉन्वॉय की इंक्वायरी चल रही है, उसी तरह वो अराइव कैन के बारे में भी इंक्वायरी करनी चाहती है। मेरे ख्याल से ये ठीक ही होगा शायद। जो ऑपोज़िशन कंजर्वेटिव्स है इस बारे में कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये मौका मिल गया, एक रास्ता मिल गया है, ये माइनॉरिटी सरकार है, इस सरकार को शर्मिंदा दिखाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक ही है, इसे अमेरिका में ज़्यादातर होता है, जो अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम है, आप देखते हैं वहाँ हमेशा सीएनएन पर या एमएसएनबीसी पर हमेशा कोई ना कोई इंक्वायरी चल रही होती है। उसी तरह कनाडा में भी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि असलियत क्या है, अराइव-कैन का एक्चुअल कॉस्ट क्या था, कॉस्ट क्या हो सकता था, और क्यों सरकार ने इतने पैसे खर्च किए इस ऐप पर करो जी। जी, उमेंद्रा जी दूसरी तरफ ओंटारियो में एजुकेशन के एम्प्लॉइज की स्ट्राइक के बारे में पेच फंसा हुआ है। वो एक उसके बारे में एक कानून भी बनाना चाहते हैं, तो मिस्टर ट्रूडो भी उसमें कूद पड़े हैं। वो क्या कहना चाहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज के बारे में? गौरव जी, नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज़ जो है, वो हमारे देश का एक ऐसा कानून है जो
हमेशा लोग जो पॉलिटिशियंस है वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज़ जो है वो हमारे संविधान के नीचे कोई भी प्रीमियर अगर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी कानून को वो पालन नहीं करना चाहता हो, अपने प्रोविंस में या सारे देश में अगर वो किसी भी कानून को पालन नहीं करना चाहता हो, तो वो नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज़ इस्तेमाल करता है। उसका मतलब उस क्लॉज़ के मतलब हाँ जी, ये कानूनी तौर पे ये कानून है, सभी कुछ ठीक है, सारे देश चाहता है ये कानून, लेकिन हाँ, मैं प्रीमियर होने के नाते नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज़ इस्तेमाल कर कहता हूँ कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मैं इसको इस कानून का पालन नहीं करूँगा। और ऐसा बतलाया जाता है अब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ट्रूडो ने माफ करना ने ये कहा है कि ओंटारियो के सरकार और उनके जो प्रीमियर डग फोर्ड गलत है अगर वे नॉर्थ विथस्टैंडिंग क्लॉज इस्तेमाल करके बच्चों के स्कूल में रखेंगे यानी कि जो एजुकेशन वर्कर्स है सपोर्ट वर्कर्स है 55,000 वर्कर्स उनकी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के दौरान उनको फ्राइडे की हड़ताल उनको हड़ताल नहीं करने देंगे। गौरव जी इस बारे में हमने पहले भी बातचीत की है कि शुक्रवार को ओंटारियो में जितने भी स्कूल के सपोर्ट वर्कर्स है ये टीचर्स नहीं सपोर्ट वर्कर्स है गौरव जी जो टीचर्स असिस्टेंट है और सपोर्ट वर्कर्स है 55,000 वो हड़ताल कर रहे हैं जिससे कि स्कूल सभी बंद हो जाएंगे और उनके जो यूनियन है क्यूपी कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज उनका कहना है कि क्योंकि सरकार और उनके बीच जो नेगोशिएशन चल रहा था बातचीत वो टूट गई है इसीलिए फ्राइडे के लिए एक दिन के लिए वे हड़ताल करेंगे और सभी स्कूल ओंटारियो में बंद हो जाएंगे जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोग जो है माता-पिता है वो घबरा गए कि फ्राइडे को हम क्या करेंगे बच्चों को हम स्कूल नहीं ले जाएँगे तो हमें घर रहना पड़ेगा, काम नहीं कर सकेंगे इसलिए सारा प्रोविंस ही शायद बंद हो जाए। यही यूनियन चाहती है। लेकिन डग फोर्ड के जो सरकार है उन्होंने कहा है कि हम नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज़ इस्तेमाल करेंगे जिसके नीचे सरकार ये कहेगी कि बच्चों को स्कूल में रखो और ये जो हड़ताल हो रही है वो नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज़ के नीचे गैर कानूनी है, इसे हम इसका इस्तेमाल नहीं इसे आप यहाँ पे हड़ताल नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इस क्लॉज़ को इस तरह के जो लेबर डिस्प्यूट है उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इस तरह के क्लॉज़ ज़्यादातर जो फेडरल और प्रोविंशियल सरकार के बीच कोई वाद-विवाद हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। आई नो दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग negotiations are sometimes difficult, but it has to happen. It has to be done in a respectful, thoughtful way at the bargaining table. उन्होंने रिपोर्टर्स को वोट में बताया उन्होंने कहा कि the suspension of people's rights is something that you should only do in the most exceptional circumstances and I really hope that the politicians call out the overuse of the notwithstanding clause to suspend people's rights and freedom उनका कहना है कि ये लोगों का हक है कि अगर वे हड़ताल करना चाहे कानूनी तौर पर उन्होंने सभी कुछ फॉलो किया तो वे कर सकते हैं और उनको हड़ताल करने से रोकने के लिए जो ये नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज डग फोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है उनका कहना है उन्होंने कहा कि ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कुछ वाद विवाद हो जैसे कि एल्बर्टा और फेडरल सरकार के बीच या दो प्रोविंसेस के बीच उस समय ही ये नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज इस्तेमाल किया जाता है गौरव जी ये नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज जो है बहुत पावरफुल क्लॉज है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा भी कोई हुक्म दे तो भी जो प्रीमियर्स है वो नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ये हुक्म को नहीं मानेंगे नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज के नीचे लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा ज्यादातर ये नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये पहली बार है कनाडा में कि इस क्लॉज को लेबर डिस्प्यूट में इस्तेमाल किया जा रहा है जी। तो मेरा जी फ्रीडम कॉन्वॉय की बात करते हैं क्रिस बार्बर कह रहे हैं कि वो तो शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट चाहते थे लेकिन हम सबको पता है कि इसी बीच डिप्टी प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड को मार देने की धमकियां भी मिली थी तो पूरा सच क्या है इसके बारे में? गुरु जी जैसे हमने अभी थोड़े 2-3 मिनट पहले बात की थी कि इस तरह की जब इंक्वायरी होती है तो सब कुछ सामने आ जाता है और इसी तरह इंक्वायरी अब हो रही है यहाँ पर कि फ्रीडम कॉन्वॉय के दौरान क्या हुआ था तो उनके ऑर्गेनाइजर उनके 2-3 शायद 4-5 ऑर्गेनाइजर्स थे गौरव जी उनमें से एक क्रिस बाबा जो है जो सस्केचुअन से है मेरे ख्याल से उनका कहना है कि जब वे वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए असलियत में तो उनका कहना है कि वे शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। लेकिन उनका कहना है कि जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनके बीच
पावर स्ट्रगल हो गया कि वो कुछ लोग, कुछ लीडर्स कहते थे ये करना चाहिए, कुछ कहते थे वो कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ये केवल यही चाहते थे कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो जो वैक्सीन मैंडेट है उसके खिलाफ। लेकिन उन्होंने पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन की जो इंक्वायरी चल रही है उस दौरान उन्होंने ये कहा कि वे खुद ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्लिन को डेथ थ्रेट नहीं दिया, उनको मारने की उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा शायद कुछ लोगों ने किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब किसी ने ये थ्रेटन किया कि फ्रीलैंड के सिर पर एक गोली मार दी जाए, तो उन्होंने कहा कि किसी ने और उसके ग्रुप में किसी ने और ने ये फ्लायर सर्कुलेट कर दिया ये कहते हुए कि ये धमकी दी जा रही है कि फ्रीलैंड को मार दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे खुद ही ऐसा नहीं करना चाहते थे और कुछ खुद उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा था, ये दूसरे-दूसरे ग्रुप थे, छोटे-छोटे ग्रुप थे, सभी के लीडर्स जो थे एक साथ मिलके बातचीत करते थे, लेकिन सभी लीडर्स जो थे उनका एक फोकस नहीं था। बाबा का कहना है कि वो चाहते थे कि एक क्वाइट प्रोटेस्ट हो, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के बाद वे घर चले जाएँ और कोई कुछ लोग जो थे वहाँ पर वो ये चाहते थे कि वहाँ पर जो वे प और महीनों तक वहाँ पर रहे, पॉलिटिशियंस को हैरास करें, उनको धमकी दे और कुछ और प्रोटेस्टर्स जो थे, वो ये चाहते थे क्रिस्टा फ्रीलैंड को की हत्या कर दी जाए। तो गौरव जी, बाबा जो एक सस्केचुअन ट्रका है, उन्होंने कहा कि वो सही तरह से ये नहीं कह सकते कि ये धमकी किसने दी थी। और गौरव जी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है गौरव जी कि पुलिस आरसीएमपी इस बारे में इंक्वायरी करे और वे लोग जिन्होंने क्रिस्टा फ्रीलैंड को ये धमकी दी थी, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लाए अटेम्प्टेड मर्डर की। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि कुछ एटीएम्स जो हैं वो रात को बंद हो सकते हैं। गौरव जी, ये तो मैंने पहले पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि मेरे घर पे भी शाम को किसी ने कुछ काम करने आए हुए थे, तो मैं एटीएम गया कैश लेने के लिए क्योंकि वो कुछ कैश ही चाहता था। लेकिन एटीएम टीडी बैंक का एटीएम जो था वह 80th एवेन्यू और स्कॉट रोड पे बंद था, तो वहाँ पे साइन लगा हुआ था कि ये एटीएम अब 8 बजे रात के बंद हो जाता है। वो बैंक ही 8 बजे रात तक खुला रहता है और ये बंद हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों है? और उसका जो ड्राइव थ्रू था वो भी आउट ऑफ सर्विस था, तो मुझे वेंसिटी जाना पड़ा। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि सारे देश में लगता है, केवल बीसी में नहीं सारे देश में जो टीडी और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के जो एटीएम हैं, जो आप अंदर जाते हैं, अंदर किसी लॉबी में जाते हैं वहाँ पे एटीएम होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, वो बंद है, कई जगह पर बंद है। तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बंद क्यों है? और एडमंटन में भी बंद है, ब्रिटिश कोलंबिया में, वैंकूवर में भी बंद है गौरव जी। तो लोग सवाल कर रहे हैं और बैंकों का कहना है हाँ ये तो हमारा ऐसा ही हमारा ये ओपनिंग आवर्स ये है। और कैपिलानो के जो टीडी ब्रांच है उन्होंने भी अपना ये लॉक कर दिया है शाम को के समय और उन्होंने प्रेस वालों को ये बतलाया है कि ये केवल 10 बजे 9 बजे सुबह से 10 बजे रात तक खुला रहेगा। और गौरव जी, टीडी ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि वे अपने ओपनिंग आवर्स को बदल रहे हैं, इसीलिए शायद ऐसा उन्होंने किया। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल का भी ये कहना है कि एटीएम जो है वो केवल उस समय तक खुला रहेगा जब तक बैंक खुला रहती है। लेकिन गौरव जी, कई और लोगों को और एक्टिविस्ट का ये कहना है कि शायद ये बड़े-बड़े बैंक्स ये जो एटीएम मशीन्स हैं जो अंदर होती है छोटी सी लॉबी में, वेस्टिबल में, वो इसलिए वो बंद कर रहे हैं क्योंकि ठंड के समय ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो होमलेस होते हैं, जो रास्ते पर हैं, जिनको कहीं जाना नहीं है, कहीं जगह नहीं है रहने के लिए, शेल्टर नहीं, वो ज़्यादातर अंदर जाकर इस वेस्टिबल में वो रहते हैं और जाकर वहाँ पर रह जाते हैं, आराम करते हैं, रात गुज़ारते हैं वहाँ से फिर बाहर जाते हैं, सुबह होता है तो। तो शायद इसीलिए बैंक्स ने ये जो एटीएम्स की ये जो छोटी-छोटी लॉबीज़ है, इनको रात के समय बंद कर दी। जी, उमेंद्रा जी, एक रिपोर्ट सामने आई है कि 250 कैनेडियन स्कूल पर्सोनल्स पर इल्जाम लगे सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए, तो ये बहुत चिंता का विषय है। गौरव जी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ तो गैर कानूनी नहीं लेकिन ये सेक्सुअल ऑफेंसेस है। इसलिए इनके ये रिपोर्ट सामने है कि 250 कैनेडियन स्कूल में काम करने वाले लोगों के ऊपर
सेक्सुअल ऑफेंसेस की चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस केस है गौरव जी, सीरियस रिपोर्ट है, क्योंकि ये लोग जिनके खिलाफ 250 लोग जो काम कर रहे हैं स्कूल में, उनके खिलाफ अगर सेक्सुअल असॉल्ट की या सेक्सुअल ऑफेंसेस की चार्जेस लगाए गए तो उन्हें स्कूल सिस्टम में काम नहीं करना चाहिए। और ऐसा बतलाया जाता है कि इन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इनमें से कुछ लोगों ने 550 शायद बच्चों के खिलाफ 5 साल के अंदर 550 बच्चों के खिलाफ इन्होंने ये सेक्सुअल क्राइम्स किए थे गौरव जी। और इस रिपोर्ट में ऐसा भी बतलाया जाता है कि 38 और जो स्टाफ थे, उन्हें क्रिमिनली चार्ज किया गया था विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑफेंसेस से 2017 से लेके 2021 तक। और गौरव जी, इससे लोग बहुत ही चिंतित हो गए हैं कि किस तरह से ये लोग जिनके खिलाफ इतना सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं, हमारे स्कूल सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। इट इज़ स्टार्टलिंग एंड अ बिट इन्फ्यूरिएटिंग। नोनी क्लासन जो गौरव जी जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है एक विनिपेग सेंटर में एजुकेशन सेंटर में उन्होंने ये कहा। क्लासन ने ये कहा है कि पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसके नीचे उससे ये पता चलता है कि कनाडा वाइड जो एक सर्वे किया गया था सेक्सुअल ऑफेंसेस इन स्कूल में, उसके दौरान ये पता चला कि इतने ज़्यादा लोग 552 लोग शायद स्कूल सिस्टम में काम कर रहे हैं, और उसमें से कई लोगों ने शायद 38 लोगों ने 540 बच्चों के खिलाफ सेक्सुअली रिलेटेड क्राइम्स में उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया गया था। और उनका कहना है कि द सेंटर जो है उन्होंने इस बारे में कुछ रिकॉर्ड्स को रिसर्च किया है मीडिया सोर्सेस से क्रिमिनल केस लॉ बनाने के लिए और डेटाबेस बनाने के लिए। और उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में जो भी कोई स्कूल एनवायरनमेंट में स्कूल सिस्टम में काम करता हो और किसी भी तरह से सेक्सुअल असोल्ट चार्जेस में चार्ज किया गया हो, उनकी नाम सामने आया है गौरव जी। उनका नाम नहीं, उनका इन्फॉर्मेशन सामने आया है। ये कैनेडियन सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का कहना है गौरव जी। ये बहुत ही पेरेंट्स को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा और वरीड भी होंगे कि क्यों ऐसे लोगों को हमारे स्कूल सिस्टम में काम कराया जाता है, काम करने का मौका दिया जाता है। और गौरव जी, ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपके खिलाफ किसी तरह के चार्ज लगे हुए हैं एक प्रोविंस में, तो आप दूसरे प्रोविंस में जाकर काम करते हैं, तो शायद वहाँ पर ये रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर स्कूल्स किसी को हायर करते हैं स्कूल सिस्टम, तो ना तो वो केवल उस प्रोविंस के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें, लेकिन सारे सारे प्रोविंस जो हैं, सभी प्रोविंसेस के क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें। जी, उमिंद्रा जी, हेल्थ इमरजेंसी है, ड्रग ओवरडोज के बारे में हम सबको पता है ब्रिटिश कोलंबिया ने कितना ज्यादा बुरा समय देखा है। अभी एमएलएज एक रिपोर्ट दे रहे हैं और बहुत सारी रिकमेंडेशंस उन्होंने की हैं इसके बारे में, तो क्या है रिपोर्ट पूरी? हाँ, गुरु जी, रिपोर्ट तो बहुत ही लंबी है। हमारे जो एमएलएज़ है उन्होंने मीटिंग्स की थी कम्युनिटी में सारे ब्रिटिश कोलंबिया में, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया जिसमें उन्होंने कई डज़न रिकमेंडेशंस दी है। जी, गौरव जी, ये एक ऑल पार्टी कमिटी थी ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेचर की, और वे ड्रग टॉक्सिसिटी यानी कि ड्रग जो डेंजरस ड्रग है उस बारे में और ओवरडोज़ डेथ के बारे में उन्होंने इंक्वायरी की है। और उन्होंने 3 डज़न से भी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी है, जिसमें शामिल है गौरव जी कंटिन्यूटी ऑफ केयर फॉर एट रिस्क पीपल, यानी कि वे लोग जो एट रिस्क है ड्रग लेने के, ड्रग ओवरडोज करने के लिए, उन्हें और मदद किया जाए। और जो टेक होम नेलोक्सोन प्रोग्राम है उसे बढ़ाया जाए। नेलोक्सोन जो है गौरव जी, वो अगर आप ओवरडोज हो रहे हैं तो आप नेलोक्सोन इस्तेमाल करें अगर सही समय से, या कोई आपके साथ हो नेलोक्सोन इस्तेमाल करता है, तो आपकी जान बचा सकते हैं उनको। और गौरव जी, वो रिकमेंडेशंस में ये भी है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलके जो बैरियर्स है उसको कम किया जाए, जिससे कि जो सेफ सप्लाई ऑफ ड्रग्स है, यानी कि अच्छे ड्रग्स जो है वो लोगों को सप्लाई किया जाए। ये रिपोर्ट्स जैसे कि मैंने कहा में कोई 36 या 3 डज़न रिकमेंडेशंस है गौरव जी। जी, उमिंद्रा जी, सही की बात करते हैं। वैसे तो सारे कनाडा में सभी डिपार्टमेंट्स में जो वर्कलोड है उसके बारे में एम्प्लॉइज परेशान है, तो यहाँ पर टीचर्स कह रहे हैं कि उन पर काफी ज्यादा इम्पॉसिबल वर्कलोड है, तो बहुत सारे स्टाफ की जरूरत है।
हाँ जी, वो कहते हैं कि जो उनकी वर्कलोड है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि ना पॉसिबल कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये माँग की है कि जो हमारी प्रोविंस है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट से और भी ज़्यादा स्टाफ हायर करे, ज़्यादा कर सपोर्ट स्टाफ हायर करे, जिससे कि उनकी जो वर्कलोड है उससे कम हो सके। क्या सरकार ऐसा करेगी या नहीं गौरव जी, ये देखना अभी है। लेकिन सरी के जो टीचर्स हैं, उनका कहना है उनकी जो वर्कलोड है, वो अब इम्पॉसिबल हो गया, वो इसको सह नहीं सकते हैं। उनका कहना है कि और स्टाफ जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं और स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहिए। सरी के जो बीसी टीचर्स फेडरेशन है, उन्होंने एक टेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट गौरव जी गवर्नमेंट के साथ पिछले सोमवार को साइन किया है। टेंटेटिव है ये गौरव जी एग्रीमेंट, ये पूरी एग्रीमेंट नहीं। तो इस तरह के जो इश्यूज है ज्यादातर गौरव जी, ये ज्यादातर ये नेगोशिएशंस के दौरान यूनियन और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंस के से जो नेगोशिएशन होता कॉन्ट्रैक्ट का, उस दौरान बातचीत होता है इस बारे में। लेकिन जब ये खबर आया कि पिछले सोमवार को बीसी टीचर्स फेडरेशन ने एक टेंटेटिव एग्रीमेंट रीच की है पिछले सोमवार को प्रोविंस के साथ, तो गौरव जी उसी समय सरी टीचर्स एसोसिएशन जो है, जो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीटीएफ का मेंबर लेकिन अलग है, उसके प्रधान ने ये कहा है कि न्यू एग्रीमेंट जो है, नया एग्रीमेंट जो बनाया गया है, उसमें जो इम्पॉसिबल वर्कलोड है टीचर्स के बारे में, उस सवाल के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि और इस बारे में विचार की जाए। उनका कहना है कि जो सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स विद बिहेवियर चैलेंजेस है, उस बारे में भी कोई बातचीत नहीं की है। व्हेन स्पेशलिस्ट टीचर्स आर एब्सेंट एंड व्हेन प्रोग्राम एंड सर्विसेज कैन नॉट बी मेंटेन्ड, then there are more opportunities for students to become dysregulated। जतिंदर बीर जो है गौरव जी, जो सरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस रिटन स्टेटमेंट में कहा। गौरव जी मेरे ख्याल से ये शायद सरी टीचर्स एसोसिएशन और जतिंदर बिल जो उनके बीर माफ करना जो उनके प्रधान है, वो शायद अपने मेंबर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्रीमेंट जो बीसी टीचर्स फेडरेशन ने सरकार के साथ टेंटेटिव एग्रीमेंट सोमवार को रीच की है, वो एग्रीमेंट उनके लिए ठीक नहीं है। और शायद वे अपने मेंबर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बारे में सोच के ही इस एग्रीमेंट पे सपोर्ट कीजिए या नहीं। जी, उमेंद्र जी, सरी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ व्हाइट रॉक की भी बात कर लेते हैं। दिवाली हो या हैलोवीन हो, पटाखों को लोग फोड़ना नहीं छोड़ रहे और उसकी वजह से पोल्यूशन और लोगों की नींद खराब हो रही है। तो प्रशासन इसके बारे में कुछ कभी करेगा कि नहीं? हाँ जी, गौरव जी, ये किस तरह से इसे रोका जाए? खुशी का मौका है, लोग फायरवर्क्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, फायरवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल। लेकिन ये रिपोर्ट सही है, ना तो केवल व्हाइट रॉक्स में लेकिन सारी सरी में, डेल्टा में भी ये प्रॉब्लम था गौरव जी, सारे मेट्रो वैंकूवर में ये प्रॉब्लम था। पिछले सोमवार को जब ये हैलोवीन मनाया जा रहा था, तो लोग शायद 3-4 बजे सुबह तक सो नहीं पाए क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, इतने ज़्यादा कॉल्स किए गए। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि कई ये जो फायरवर्क्स थे, ये गैर कानूनी थे। क्या ये फायरवर्क्स बैन है गौरव जी, 2021 से लेकर अभी तक फायरवर्क्स बैन्ड है। और गौरव जी ये जो फायरवर्क्स यूज़ किए जा रहे थे, वो गैर कानूनी थे। और इसीलिए गौरव जी ये लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये फायरवर्क्स बैन था तो ये इस्तेमाल क्यों किए लोग कर रहे हैं। मेरे घर के पास एक स्कूल है, वहाँ पर रात को लोग वहाँ से फायरवर्क्स यूज़ कर रहे थे, रॉकेट्स को उड़ा रहे थे गौरव जी। और शायद अब समय आ गया है कि पुलिस को कुछ लोगों के खिलाफ, वे सभी लोगों को तो रोक नहीं सकते लेकिन वो एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, किसी कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चार्जेस लगाए अगर वे गैर कानूनी से ये फायरवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। गौरव जी, इंडिया में भी बतलाया जाता है कि दिल्ली में भी इस तरह का एक कानून वहाँ की कोर्ट ने हुक्म दी थी कि दिवाली के दौरान फायरवर्क्स नहीं इस्तेमाल किया जाए। जी, उमेंद्रा जी, इंडिया के काफी बड़े एक्टर हैं रणवीर सिंह। तो पिछले दिनों ने उन्होंने एक न्यूड पिक्चर क्या दे दी, पूरी तरफ हा हल्ला हो गया था। लेकिन ना इंडिया की हिपोक्रेसी के बारे में मुझे पता है, अब पता नहीं लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में उनको इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। हाँ जी, लेकिन ये इंडिया की तरफ से नहीं है, फीफा की तरफ से। सभी को मालूम रहे कि नवंबर 20 तारीख को, इसी महीने 20 तारीख को गौरव जी, कतार में इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप सोका का है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, वो होने जा रहा है।
और इंडिया तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन गौरव जी इंडिया के एम्बेसडर को बुलाया गया है और एक्टर रणवीर जो है उसको बुलाया गया। और इस रिपोर्ट में गौरव जी रणवीर सिंह के, जैसे कि आपने कहा, उसकी एक न्यूड या सेमी न्यूड फोटो है, वो फोटो दी गई है और ये कहा गया है कि एक्टर रणवीर सिंह को हैज बीन इनवाइटेड टू अटेंड एंड रिप्रेजेंट इंडिया एट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इन कतर। तो मुझे मालूम नहीं था कि रणवीर सिंह सोका में इंटरेस्टेड है, उसकी कोई मूवी भी सोका की नहीं आई है गौरव जी, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो एक स्पोर्ट एंथुजियासिस्ट है, वो स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और इसीलिए उन्हें इनवाइट किया गया है। और पिछले महीने गौरव जी वे कुछ एनबीए गेम्स यानी कि बास्केटबॉल, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम्स है यूएस में, उसमें वो गेम्स को वे देखने गए थे। तो आप गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वे इसीलिए उन्हें इनवाइट किया गया है इस वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए। इनविटेशन जो गई है गौरव जी, ये फीफा की तरफ से है, ये इंडियन सरकार की तरफ से नहीं है। और गौरव जी ये जो इनविटेशन है, इससे एक बहुत ही बड़ा इनविटेशन है, क्योंकि आपको अगर ये इनविटेशन मिले तो इसका मतलब ये है कि आप एक इंटरनेशनल एम्बेसडर हो जाते हैं सोका के लिए। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।